नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर 6 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर 6 में हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सेमेस्टर 6 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है, अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, वह है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। बाकी जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है को करिकुलर का, यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में। आप चाहे बीए में हो या आप बीकॉम की छात्र छात्राएँ हो या फिर बीएससी में हो या फिर आप बीबीए के हो, सब में अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम सेम है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी सेम रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि पूर्णांक आपका 75 मार्क्स इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन थे। तो मनोविश्लेषण के प्रवर्तक जो थे वो थे फ्रायड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में इन सभी प्रश्नों को मैंने जो है सॉल्व कराया था। अगर जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया होगा उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव को क्या कहा जाता है। तो उसको हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग अभी तक 4 विश्वविद्यालय ने एमसीक्यू मोड में, यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर जो है करवाया है और उसमें लगभग समय पूछा गया। पर्सोना का अर्थ पूछा गया है। तो पर्सोना का जो अर्थ है वो मुखौटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मुखौटा पर्सोना का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एरिक हेरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 8 अवस्था में इनको बांटा है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अहम। अहम कार्य करता है द ईगो वर्क ऑन। तो ईगो जो है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वो सुखवादी सिद्धांत पर अहम वर्क करता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है कि शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है मीसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो इनमें से एंडोमॉर्फ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सस्पेंस हूँ, मुझे क्लियर एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो है मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा एंडोमॉर्फ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है कि एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उसे प्रभावित रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? कार्डिनल शील गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इन द क्लॉट्स, यानी कि व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में क्या शामिल है। तो व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में जो शामिल है वो है खुलापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। तो उसको सेंडर इसको प्रेषक, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेषक। तो संचार में संदेश के संप्रेषण को प्रेषक प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि संचार कौशल एक भाग है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संचार कौशल किसका भाग है। कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ ए सॉफ्ट स्किल। ठीक है, संचार सॉफ्ट कौशल का एक भाग है। सॉफ्ट यानी कि यहाँ पर
जो है हिंदी भाषा नहीं दिया गया है, हिंदी शब्द नहीं दिया गया है, इंग्लिश में ही इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें दोस्तों जो बाधा का कार्य करता है वो है कल्चर डिफरेंसेस, यानी कि सांस्कृतिक भिन्नता। कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि सांस्कृतिक जो भिन्नता है वो प्रभावी संचार में एक बाधा है। लेकिन ऑप्शन में देखिए, पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। तो सूचना प्रचुरता, तो ये बाधा का वर्क नहीं है। दूसरा है संदेश में स्पष्टता, सक्रिय सुनना, तो ये तीनों प्रभावी संचार में बाधा का कार्य नहीं करता, लेकिन सांस्कृतिक भिन्नता ये हो सकता है बाधा में। ओके, डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक पेज इसमें मिस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग छात्र को प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। इस संबंध में उसकी जो युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली में सबसे उपयुक्त है। तो इसमें दिया गया ट्रांससेक्शनल मॉडल, इंटरसेक्शनल मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल या फिर लीनियर मॉडल। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांससेक्शनल मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड करते हैं, तो इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन पेपर मैं चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर हो या फिर लिखित प्रकार का, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करिए क्लियर पिक के साथ, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रणोत होने वाले कौशलों को पहचानिए। अब इसमें पहला ऑप्शन है कि पढ़ना तथा सुनना, दूसरा ऑप्शन इसमें है सुनना तथा सहायता करना, और तीसरा कह रहा है कि सहायता करना तथा बोलना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संचार द्वारा प्रणोत होने वाले कौशल, तो प्रणोत होने वाले जो कौशल हैं उसमें पढ़ना या सुनना तो शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें सुनना तथा सहायता करना ये नहीं हो सकता। सहायता करना तथा बोलना ये भी इसमें शामिल नहीं है। बोलना तथा लिखना ये संचार प्रणोत वाला कौशल में शामिल हो सकता है। तो एक और चौथा, पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें है कि संचार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह क्या कहलाता है। तो इसको हम ट्रांससेक्शनल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्रांससेक्शनल मॉडल। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक तरफा संचरण है। तो एक तरफा जो संचरण है वो होगा लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल को क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑन वे ट्रांसमिशन इज द कम्युनिकेशन। तो ये लीनियर मॉडल कहलाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को किस रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि संबंधित है। तो ये दोस्तों आदेश से संबंधित है। संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि ये आदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है दोस्तों, कथन दिया गया। कथन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय, व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है कि गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र छात्रा अंतः क्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या करना है, बताना है कि दोनों ये कथन जो है ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है संचार के किस मॉडल के सभी लोग समान रूप से संदेश के एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग में जो सम्मिलित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांससेक्शनल मॉडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि संचार का कौन सा मॉडल
पदानुक्रम के समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मॉडल जो है वो समान, यानी कि ये पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में जो पाया जाता है उसको हॉरिजॉन्टल मॉडल कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा 24 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग सेक्शन का है, तो इसको हम थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें है अशाब्दिक संकेतों में सम्मिलित हैं। अशाब्दिक संकेत में क्या सम्मिलित है? पहला शारीरिक भाषा, आनंद, अभिव्यक्ति, हाव भाव। तो ये सभी अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल में सम्मिलित कौन सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका फिक्शनल एप्रीहेंशंस हो गया, या फिर गेस्ट्यूर हो गया यानी हाव भाव जिसे कहते हैं। तो ये सभी जो है आप शाब्दिक संचार में सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो ये है दोस्तों पीआईबी जो है ये केंद्र सरकार की एक प्रकार की एजेंसी है जो कि पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया प्रसार करती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है? तो सामाजिक नेटवर्क की बात करें तो पहला है लिंक्डइन, तो ये भी सामाजिक नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इंस्टाग्राम भी आता है। इसमें से चैट बॉट जो है ये सामाजिक नेटवर्क नहीं है, सोशल नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सोशल नेटवर्क? तो चैट बॉट जो है ये सोशल नेटवर्क नहीं है। बाकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी सोशल नेटवर्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? तो सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें पहला है ध्यान, वाक्य स्पष्टता, अस्पष्ट प्रत्यक्षण या अनदेखा करना। तो अनदेखा करना, इनमें से अनदेखा करना ये सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? प्रभावी सुनना, बोलना, बात करना या फिर लिखना। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रभावी सुनना जो है ये सहकर्मियों के बीच में आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया है कि एक भाषण को बढ़ावा देता है बेईमानी, सत्य, आक्रामकता या नकारात्मकता। तो इसमें से बेईमानी आपका गलत हो जाएगा, आक्रामकता भी नहीं होगा और नकारात्मकता भी नहीं होगा। इसमें से सत्य, एक भाषण को सत्य बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है जिसमें है कि एक वक्ता श्रोता की आंख में देखता है। यहाँ पर दिया गया असभ्य, बेसब्र, विश्वासी या फिर अन्वय। तो इनमें से दोस्तों जो एक वक्ता होता है वो विश्वास देता है। एक विश्वास वक्ता श्रोता की आंख में देखता है, कॉन्फिडेंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? उद्दंडता को प्रदर्शित करता है इसमें कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन है कि जुड़े हुए उंगलियों के सिर, एक कंधा उचकाना, एक केंद्रीय उंगली या फिर ढीले झूलते हाथ। तो इनमें से उद्दंडता को जुड़े हुए उंगली के सिर ये उद्दंडता को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें से हैंड स्विमिंग यानी कि ढीले झूलते हाथ ये भी उद्दंडता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें है कि एक केंद्रीय उंगली का हाव भाव हो सकता है। तो इनमें से ध्यान रखेंगे इसको हम क्या कहते हैं? आरोपण। एक केंद्रीय उंगली आरोपण का भाव हो सकता है। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आपके स्क्रीन पे 35 नंबर प्रश्न आ चुका है जो कि है कि एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार होनी चाहिए? जो एक प्रकार का अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा वक्ता है, तो उसका टोन कैसा होना चाहिए? तो टोन का मतलब उसकी जो वॉइस है, आवाज़ है, वो कैसी होनी चाहिए? वो स्पष्ट वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है कि एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण किसको ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। तो एक आत्मविश्वासी वक्ता जो होता है वो अपना भाषण जो तैयार करेगा वो जो ऑडियंस हैं उनके अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए उसको, ठीक है। तो श्रोता, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण श्रोता को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है अशाब्दिक संचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि आप सब इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से अशाब्दिक संचार कौन सा है। तो पहला दिया गया है कि अव्यवहारिक, अव्यवहारिक ये जो है अशाब्दिक संचार है, तो ये शाब्दिक संचार है, तो ये तो आपका होगा नहीं अशाब्दिक के अंतर्गत। दूसरा उदासीन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि पुनरावृत्ति, ये भी नहीं होगा। इसमें अर्धचेतन, अर्धचेतन जो है ये अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्व का समूह कौन सा है। तत्व का यहाँ पर समूह पूछा गया है, तो इसमें आपका आवाज़, अवधारणा और प्रभाव, ये तीनों पैरा भाषा संचार के तत्व हैं, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है। ठीक है, पहला है लिखना, दूसरा दिया गया है आंकिक विधि। तो इन दोनों को, ये दोनों कथन है, इन दोनों को बताना है कि इनमें से कौन सा भाषा के अतिरिक्त संकेत तंत्र हैं। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका हो जाएगा पहला लिखना और दूसरा आंकिक। तो केवल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हैं, ये भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 अशाब्दिक संचार अधिकतर, अशाब्दिक संचार अधिकतर क्या होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक, अशाब्दिक संचार अधिकतर ऑर्गेनिक है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली ऑर्गेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनन अभिव्यक्ति के अध्ययन को किस नाम से हम जानते हैं। तो इसको दोस्तों काइनेसिक्स के नाम से जानते हैं। काइनेसिक्स के नाम से हम जानते हैं किसको, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनन अभिव्यक्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, काइनेसिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें से पिच, रेट, आवाज़ तथा रुकने का उपयोग शामिल है। उसको क्या कहते हैं। पहला है संचार का लीनियर मॉडल, अशाब्दिक प्रतीक, या फिर एक्शनल मॉडल, या फिर पैराभाषा। तो दोस्तों इनमें से पैराभाषा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण जिसमें अशाब्दिक उदाहरण में संकेत में सम्मिलित कौन सा है, पिच, रेट, आवाज़, रुकना, ये सम्मिलित है। ठीक है, अब पूछा गया था कि इनमें से और क्या सम्मिलित, तो पैराभाषा सम्मिलित है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ। पहला कथन है कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यवहार का, दूसरा है सामवेगिक, दूसरा क्या दिया गया है कि सामवेगिक कार्य। तो पहला तो अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, दूसरा सामवेगिक अर्थ, ये दोनों सत्य हो जाएगा। तीसरा अस्पष्ट नियम का तंत्र, तो ये होगा नहीं। चौथा इसमें दिया गया है कि शाब्दिक चालाकी, तो ये भी इसमें नहीं होगा। सारांश, अस्पष्टता, ये अशाब्दिक संचार का प्रयोग करता है। तो इसमें से पहला हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें है कि बिना संवाद के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो ये आपका अशाब्दिक संचार के, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, बिना संवाद के चित्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। तो अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है पूछा गया है। तो पहला आँख का संपर्क, तो ये अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है।
मुद्रा तथा शारीरिक गति, ये भी अशाब्दिक संचार है। लिखित मेमो, तो ये तो लिखित संचार है, यानी नॉन वर्बल ये नहीं है। आनन अभिव्यक्ति, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका अशाब्दिक संचार के। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अशाब्दिक संचार के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिखित मेमो, ये नहीं आता है। बाकी आंखों का संपर्क, मुद्रा तथा शारीरिक गति, आनन अभिव्यक्ति, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिखना, दूरभाषा, शब्द, ये तीनों आते हैं किसके अंतर्गत भैया, शाब्दिक संचार के, यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की। लेकिन यहाँ पर साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये शाब्दिक संचार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका काइनेमिक्स। काइनेमिक्स जो है ये संचार के समय किस प्रकार से प्रभावित करता है, जो कि काइनेमिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें दोस्तों पूछा गया था, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कि इसका तात्पर्य कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। तो इनमें से दोस्तों करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें दोस्तों पूछा गया है कि हैप्टिक्स का तात्पर्य क्या है। चलिए बताइएगा, हैप्टिक्स का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है संचार, स्पर्श से संचार। हैप्टिक्स का जो तात्पर्य है वो है स्पर्श से संचार। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करता है, निर्देशित कर वाले नियमों का समूह है, जिसको क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें है कि अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोग देख रहे हो, ये क्या वर्णित करता है। तो ये वायरल वीडियो, जब वीडियो वायरल होती तभी तो कुछ कम समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप सब लोग हमें वायरल कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये वायरल आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा। चलिए, पहला है अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज। दूसरा यहाँ पर कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना, समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी आपके करेक्ट उत्तर होंगे, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। इसलिए कि किसी विमर्श समूह के पोस्ट करने से आपको क्या करना चाहिए, आपको अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करना चाहिए, अधिकांश प्रश्न को पढ़ना चाहिए। तो ये सभी इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें है कि निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग पूछा गया है। तो पहला है फ्लैट मेल, तो ये भी साइबर बुलिंग का कार्य करता है। दूसरा है एक विमर्श पटल, मतलबी टिप्पणी भेजना, तो ये भी साइबर बुलिंग है। हेट मेल, तो ये सभी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, ये सभी साइबर बुलिंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, माफ कीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपको कोई अनजान व्यक्ति संदेश या मेल भेजे तो आप इसको खोले बिना डिलीट करना चाहिए, क्योंकि इस मैसेज में बहुत सारे ऐसे लिंक हो सकते हैं जो आपको, आपके फ़ोन को, आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आप कदम ना उठाएं। अगर आपको संदिग्ध मैसेज या मेल मिले तो आप उसको डिलीट करें। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर प्रश्न है कि चैट संक्षेप में BRB का तात्पर्य किससे है। तो इसका जो तात्पर्य है BRB का वो किससे है, जल्दी से बताइएगा। तो वो है बी राइट बैंक, बी राइट बैंक, ये संबंधित है BRB से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें है कि
नेटी क्या पूछा गया है, नेटिकेट का स्वर्ण नियम है। नेटिकेट का स्वर्ण नियम पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि नेटिकेट के अन्य नियमों का पालन करें, यही इसका नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि एक सामूहिक विमर्श में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो एक सामूहिक विमर्श में दोस्तों जो गुण सम्मिलित है वो है सांवेग स्थिरता, सांवेगिक स्थिरता सम्मिलित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछा गया है कि एक समूह विमर्श में व्यक्ति को संचार करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों ज्ञान, एक समूह विमर्श में व्यक्ति को ज्ञान द्वारा संचार करना चाहिए, नॉलेज के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है कि एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है। तो एक विमर्श को रोकने का जो सबसे खराब समय है वो कौन सा है, जल्दी से सभी लोग बताइए। तो जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों तब आप विमर्श को रोक कर करने का अगर रोकेंगे तो सबसे खराब समय यही होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें पूछा गया है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर है तथ्य को बोलना, तेज बोलना, प्रश्न पूछना या अस्पष्टता से बोलना। तो इनमें से दोस्तों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि तेज बोलना। एक समूह जब विमर्श हो रहा हो तो आपको तेज बोलने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें है कि एक सामूहिक विमर्श में हमें क्या करना चाहिए। तो एक सामूहिक विमर्श में हमें यहाँ पर पहला दिया गया प्रभुत्ववादी या फिर स्वीकारात्मक, आत्मनिष्ठ। तो इसमें आपको एक समूह विमर्श में हमेशा आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि जब सभी प्रतिभागियों में एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रासंगिक की जाती है तो यह किससे जाना जाता है। ये संरचित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है या सारांश साक्षात्कार के रूप में या रचनात्मक या फिर निष्ठ प्रश्न साक्षात्कार। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे ये संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवादी में से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संचालन करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे संचालन किसका करना चाहिए, केंद्रीय साक्षात्कार का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया है कि ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो पहला इसमें दिया गया है कि असंयोगिक प्रतिदर्श। तो ये आपका पहला ये एक प्रकार की समस्या हो सकती है। समस्या पहचान, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तीसरा है कि प्रत्युत्तर पक्षपात, तो ये भी इसमें हो सकता है। ये यानी कि ये समस्या हो सकती है। तो पहला और तीसरा ये दोनों हो सकते हैं। तो पहला और तीसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी वाले में मिलेगा। केवल 1 और 3 ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ की विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है, सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो इसमें साक्षात्कार आपका होगा, इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों से त्रुटि आ सकती है। तो त्रुटि किससे आ सकती है। तो पहला तो इसमें दिया गया है कि उत्तर को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपका इसमें है कि प्रतिवादी उत्तर को प्रभावित करने से। तो पहला इसमें आपका उत्तर को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल, दूसरा है प्रतिवादी के उत्तरों को प्रभावित कर रहा है। ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ये त्रुटि नहीं है। और यह चौथा दिया गया उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चले अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार के वार्तालाप, साक्षात्कार
एक प्रकार का उद्देश्य के साथ वार्तालाप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें दोस्तों पूछा गया है कि एक जाव प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में सम्मिलित है। तो ये दोस्तों स्क्रीनिंग साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है कि साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियाँ क्या हैं। तो साक्षात्कार के लिए जो सफल युक्तियाँ हैं उसमें आपका वैयक्तिक सौहार्दपूर्ण संबंध, ये भी आपका साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियाँ हैं। अच्छा आंखों का संपर्क और मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार, तो ये आपके सभी उत्तर सही होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है दोस्तों, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय किसके अनुरूप कर सकता है। तो ये आपके प्रस्तुतिकरण और बुद्धिमानी पर निर्भर होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो साक्षात्कार है वो 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संरक्षित साक्षात्कार का प्रकार है। तो अर्ध संरक्षित जो साक्षात्कार का प्रकार है उसमें केस स्टडी साक्षात्कार सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें क्या पूछा गया है कि इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। तो इंटरव्यू की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। तो साक्षात्कार कौशल के जो प्रकार हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं, उनको दोस्तों केस स्टडी साक्षात्कार कहते हैं। और इसी में आपका एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उपरोक्त सभी भी कह सकते हैं, यानी कि फेस टू फेस साक्षात्कार, व्यवहारवादी, टेलीफोनिक, ये सभी एक प्रकार के साक्षात्कार कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह नहीं है। इनमें से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार है जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है। तो पहला इसमें क्या दिया गया है, पहला है ईमानदार एवं प्रामाणिक रहें। तो ये ईमानदार एवं प्रामाणिक रहें, ये साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन ये नहीं पूछा गया है तो इसमें से ये क्रॉस हो जाएगा। बी है तैयार रहें तथा अपने उत्तर का अभ्यास करें, तो ये भी नहीं है। सी है स्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, तो ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि ये साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह नहीं है। बाकी डी वाला है कि विशिष्ट रहें तथा अपने समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करें, तो ये तीनों तो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर देने की एक अच्छी सलाह है, लेकिन अच्छी सलाह नहीं पूछी गई थी। तो स्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना से बचें, तो ये अच्छी सलाह नहीं है। ओके, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें है कि एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करना, इनसे आपको बचना चाहिए जब आप जॉब के लिए साक्षात्कार देने जाएं तो। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें है क्या पूछा गया है कि एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है। तो एक अच्छा श्रोता बनने के लिए सबसे अच्छी जो सलाह है वो है वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, यही सबसे अच्छा आपका सक्रिय श्रोता बनने का जो सलाह है वो यही है कि जो वक्ता बोल रहा है उस पर आप फोकस करें। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कि सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला आपका दिया गया है कि वक्ता को बाधित करना, वक्ता को बाधित करना। तो ये सक्रिय सुनने के समय सामान्य गलती जो ये है कि वक्ता को आप बाधित ना करें, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा है वक्ता को जज करना, तो ये दो काम आप बिल्कुल ना करिए सक्रिय सुनने के समय। ठीक है, बाकी वक्ता की आंखों का संपर्क ये भी इसमें सम्मिलित नहीं है, और स्पष्टीकरण का प्रश्न पूछना ये सम्मिलित नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसमें से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें है कि कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाह कौन सी हैं। तो इनमें से जो सलाह है, पहला है कि शांत एवं जुड़े रहें, आदर प्रदान करें तथा तथा तदानुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। तो ये उपरोक्त सभी इसमें सम्मिलित हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार की सबसे सामान्य बाधा है। तो संचार की सबसे सामान्य माफ कीजिएगा बाधा जो है वो है शोर, नॉइस। ये सबसे सामान्य बाधा है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है। संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है पूछा गया है। तो पहला है अर्थ बाधाएं, संज्ञानात्मक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं और तकनीकी बाधाएं। तो इनमें से संचार का एक जो बाधा का प्रकार नहीं है वो संज्ञानात्मक बाधाएं, ये एक प्रकार नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ को सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है। तो सकारात्मक टोन का एक जो उदाहरण है उसमें है उत्साही और आमंत्रित। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें संचार के तत्व पूछे गए। संचार के तत्व कौन कौन से हैं। प्रेषक, ग्राहक, संदेश तत्व, ये सभी क्या हैं, ये आपके संचार के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 जिसमें पूछा गया है कि मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा समीकरणात्मक किस संचार शैली के गुण हैं। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, किस संचार के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका आ जाएगा उत्साही, पहला दिया गया है, दूसरा है क्रमबद्ध, तीसरा है प्रत्यक्ष और चौथा इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है आपका विचारशील। तो मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक, ये आता है उत्साही संचार श्रेणी में। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 नंबर प्रश्न है कि जब आप टीम को प्रेषित करना जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तो उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है। तो ये उत्साही संचार शैली सबसे प्रयुक्त होगी उस समय जब आप अपनी टीम को प्रेरित कर रहे हो। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें है कि एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष संचार शैली प्रयोग की जाती है सफल शिक्षक द्वारा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रतिपुष्टि के समय सबसे प्रभावी जो होगी वो प्रत्यक्ष शैली होगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें है कि तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं। तो ये विचारशील संचार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें पूछा गया है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है कि मातृभाषा, विदेशी भाषा, शैक्षिक भाषा और मानक भाषा। तो इसमें से मातृभाषा, मदर टंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है बालक के व्यक्तित्व निर्माण में वो मदर टंग यानी मातृभाषा निभाती है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। तो सबसे जो आत्मनिष्ठ विधि है वो कौन सा है, वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि इसमें सब आपका सही उत्तर होगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें है कि कथानक बोध परीक्षण जिसे TAT व्यक्तित्व मापन है एक प्रकार का, ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक प्रक्षेपी तकनीकी है। ठीक है, TAT क्या है, एक प्रकार का प्रक्षेपी तकनीकी है। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कथा बोधक परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछा गया है कि 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों कैटल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा गया क्रेमर के कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तो क्रेमर में दोस्तों 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विकास की एक अवस्था नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक विकास की जो इसमें से अवस्था नहीं है तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था
माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं, तो सक्रिय अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। बाकी गुदा अवस्था, लैंगिक अवस्था और मुख अवस्था ये मनोलैंगिक विकास की अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के शील गुण हैं। व्यक्तित्व के शील गुण पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, तो ये व्यक्तित्व का शील गुण के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें आपका है कि व्यक्तित्व एक संपूर्ण संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है, तो पहला और दूसरा इसमें सही उत्तर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें गलत कथन चुनना है। गलत कथन आपको यहाँ पर चुनना है, जिसमें पहला है कि व्यक्तित्व अनोखा एक विशिष्ट है। दूसरा है व्यक्तित्व अनुवांशिकता का उदाहरण, वातावरण का एक संयुक्त उत्पाद है। सी ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है, और डी है व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व का रूप है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व का रूप है, ये गलत कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति समानता अपने बारे में अनुभव करता है, तो अपने बारे में क्या अनुभव करता है, वो आत्मसम्मान। व्यक्तित्व वह चर है जिसके द्वारा व्यक्ति समानता अपने बारे में जो अनुभव करता है वो आत्मसम्मान का अनुभव करता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें है कि कथन व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है, तो सबसे बेहतर जो वर्णित करता है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में क्या सम्मिलित है। तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक में जो सम्मिलित है दोस्तों वह है शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इदम अहम और परा अहम ये बनते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो बनते हैं ये मन के अज्ञात्मक पक्ष से बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव प्रकार के, जो कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित थे, जो कि BA-BSc बीकॉम का सेमेस्टर 6 में को करिकुलर कोर्स का है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र आज हमने हल करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगभग 200 प्लस MCQ प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जो कि एक प्रकार का मॉडल सॉल्व पेपर होगा आपके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे जो विभिन्न विश्वविद्यालय ने पेपर आयोजित किए हैं। उन पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सेम इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।